अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो जब हम लोग जनरली न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोट की बेसिक कैरेक्टर है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अगर ये एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा, ऐसे करके ना, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अगर हम लोग एक प्लांट के सेल की बात करते हैं तो एक प्लांट के सेल में सेंटर में एक बड़ा सारा वाटर वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे होता है, जिसको हम लोग एक्सेंट्रिक कह रहे होते हैं। और फिर जो है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। 10% ऑफ द सेलुलर वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस। अगर हम लोग जनरली इसके फंक्शंस की बात करें तो याद रखें कि एक सेल जब भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो न्यूक्लियस ही है बेसिकली जो कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए ही है ना जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो फिर सेल डिवीजन होगी। मतलब एक सेल जितने भी काम करता है उसको बेसिकली डायरेक्ट कौन करवाता है, न्यूक्लियस डायरेक्ट करवाता है। क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही जब हम लोग देखते हैं एक सेल के न्यूक्लियस के कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सारा न्यूक्लियस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब जब एक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये क्या है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर देखेंगे जैसे सेल के सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होगा बेटे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे ही जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही अब क्या मौजूद होता है, सेल का हेरिडिटरी मटेरियल। वो हेरिडिटरी मटेरियल दोनों तरह से हो सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकता है। तो ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का फर्क जो है वो समझ लें। अगर हेरिडिटरी मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह क्या हो, लूज थ्रेड्स की फॉर्म में हो, लूज थ्रेड्स की फॉर्म में हो, ढीले धागों की फॉर्म में हो, तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, क्रोमेटिन कहते हैं। जब एक सेल डिवाइड नहीं ना कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो क्रोमेटिन मौजूद होता है। लेकिन जैसे सेल की डिवीजन का टाइम आता है, यही जो है लूज थ्रेड्स क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक शेप इख्तियार कर लेते हैं। जब स्पेसिफिक शेप इख्तियार कर लें मतलब ये क्या हो जाती है, इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी कंडेंसेशन के बाद जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब ये क्रोमेटिन की जो है वो अगर देखी जाए तो नो स्पेसिफिक शेप, लेकिन जब हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं कंडेंसेशन के बाद इसकी क्या आ जाती है, स्पेसिफिक शेप आ जाती है। क्रोमेटिन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि नॉन डिवाइडिंग सेल, जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, वो ही सेल जब डिवाइड करने लगता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ लग गया होगा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का। इसी तरीके से अंदर फिर क्या मौजूद होते हैं, इसके अलावा क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोलस। वो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यही न्यूक्लियोलस है जिसके अंदर बेसिकली सिंथेसिस होनी होती है राइबोसोम्स की। यहाँ पर देखा जाए तो आपको यही बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या सिंथेसाइज होंगे, राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे। और राइबोसोम आगे क्या सिंथेसाइज करवाएगा, प्रोटीन। तो हम लोग कहते हैं प्लेज रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर सिंथेसाइज होगा राइबोसोम्स, और राइबोसोम आगे सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। और राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। ऐसे जब हम लोग अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन से सराउंड है। दो लेयर्स होती हैं इस मेम्ब्रेन की। ये बेसिकली जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को इंटैक्ट रखता है, अपनी जगह के ऊपर रखता है। जब एक सेल डिवाइड करने लगता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सेल डिवीजन होती है तो पहली फेज आती है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, यही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है, टूट जाती है।
लेकिन जब एक सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनते हैं तो लास्ट स्टेप आता है ना डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस से पहले, उसको हम लोग कहते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज में ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, इस टूटे हुए से वापस सही वाली बन जाती है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कहा कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या थी बेटे, आउटर मेम्ब्रेन थी और ये इनर मेम्ब्रेन थी। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है बेटे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब इसी आउटर मेम्ब्रेन से ही यहीं से निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो है वो क्या, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच्ड होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक आ जाती है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस तक आ जाती है। और इसके जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, जो इसको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी न्यूक्लियर लेमिना के साथ बेसिकली जो हेरिडिटरी मटेरियल है, चाहे वो क्रोमोसोम है या जो है वो क्रोमाटिन है, वो इसके साथ अटैच होते हैं। तो मतलब जो है वो क्या, आउटर मेम्ब्रेन अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और जो इनर मेम्ब्रेन है एक प्रोटीन के साथ अटैच है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। जो न्यूक्लियर लेमिना है, जो बेसिकली अटैचमेंट करवाती है, बाइंडिंग करवाती है क्रोमाटिन की। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों ने ड्रॉ की, ये स्मूथ नहीं होती कि ऐसे शुरू हुई और जो है ना वो एंड तक रही। इसके अंदर जगह जगह छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो सुराख है, ये सुराख है, अगर ये सुराख है या ये सुराख है, जगह जगह इसके अंदर सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जो किस चीज का काम करते हैं, मटेरियल को सेल के अंदर लेकर आना है या सेल से बाहर लेकर जाना है। लाइक देखो ना, इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है। अब डीएनए बनाने के लिए या आरएनए बनाने के लिए या राइबोसोम बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो सारी क्या होती है, देखो आसपास अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म से अंदर लेकर आनी है। इसी तरीके से राइबोसोम बनाकर उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है। फिर कैसे भेजना है, इन्हीं पोर्स के थ्रू भेजना है। तो मतलब ये पोर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को ऑफ मॉलिक्यूल्स को। छोटे मॉलिक्यूल्स तो इजीली आ जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स में भी प्रोटीन्स बाहर आ जाती हैं, जैसे कि हिस्टोन। हिस्टोन आपको पता है ना कि डीएनए के साथ जब हिस्टोन मिलती हैं तो तभी क्रोमेटिन मटेरियल बनता है या जो है वो क्रोमोसोम बनता है। तो ये हिस्टोन साइटोप्लाज्म से अंदर आएगा तो तब भी वो डीएनए के साथ मिलेगा और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी ना। अब अगर देखा जाए तो ये पोर सुराख ही ऐसा नहीं है कि सीधा छोटा सा सुराख है, हम लोगों ने बात कर ली कि ये सुराख है। ये सुराख एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। जैसे डायग्राम है, बट हम लोग जरा एक रफ सी डायग्राम पहले खुद से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सबसे पहले जो एक बेसिक यूनिट है, एक जो क्या कर रहा है, इस सुराख को सराउंड कर रहा होता है ऐसे करके, ये बताता हूं मैं। ये बेसिकली एक सुराख है ये। अब ये जो सुराख है, ये जो यूनिट्स है ना, जो बेसिक यूनिट है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एन्यूलर एन्यूलर सब यूनिट कहते हैं। इस एन्यूलर सब यूनिट के साइडों पे ना, ये यहाँ पे एक लंबा सा कॉलम शेप यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलमनर सब यूनिट कहते हैं। इसी कॉलमनर सब यूनिट के बाद इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे मौजूद होते हैं रिंग सब यूनिट। ये क्या है, ऊपर और नीचे रिंग सब यूनिट है, और जो साइडों पे मौजूद है ये कोलुमनर है। अब एक बात देखिए ना, साइडों पे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन तो होगी ना। अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ तो वो किसी ना किसी चीज ने जोड़ना है ना। तो जो जोड़ने का काम करते हैं ना लास्ट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनर सब यूनिट कहते हैं। यहाँ पे जरा बुक वाली डायग्राम पे आए तो सबसे पहले ये क्या, एन्यूलर सब यूनिट है, साइडों पे क्या, कॉलुमनर सब यूनिट है, ऊपर ये क्या, रिंग सब यूनिट है।
और एक साइड की मेम्ब्रेन के साथ भी जोड़ा हुआ है, दूसरी साइड के साथ मेम्ब्रेन के साथ भी जोड़ा हुआ है, वो क्या ल्यूमिनर सब यूनिट कहलाता है। अब इन सारों यूनिट से ना ऐसे करके प्रोजेक्शंस बाहर आती हैं, ऐसे करके ये प्रोजेक्शंस बाहर आ रही हैं। ये प्रोजेक्शंस आते आते सारी जो है वो एक जगह के ऊपर मिल जाती हैं। अब जिस जगह के ऊपर ये मिल रही है ना, इस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर बास्केट कह देते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो हाफ टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे सेकंड हाफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।